टुडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। तो चलिए अभ्यास प्रश्न को देखते हुए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आपसे पूछा गया था कि चीन द्वारा लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट के जरिए तियानवेन-1 मिशन लॉन्च किया जाएगा। यह मिशन किस ग्रह के अध्ययन से संबंधित है? ऑप्शन है बुध, मंगल, बृहस्पति या फिर शुक्र। जुलाई महीने में चीन अपना मंगल मिशन तियानवेन-1 लॉन्च करने की योजना बना रहा है। 2021 की पहली तिमाही में इसके मंगल ग्रह की सतह पर उतरने की उम्मीद है। इस मिशन की सफलता के बाद चीन यूएसएसआर और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद मंगल ग्रह पर लैंडिंग प्राप्त करने वाला तीसरा देश बन जाएगा। तियानवेन-1 एक ऑल इन वन ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर है। यह मंगल ग्रह की सतह पर पानी और बर्फ की खोज करेगा, मिट्टी की विशेषताओं की जांच करेगा और वातावरण इत्यादि का अध्ययन करेगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी मंगल। आज के सेशन का पहला सवाल, किस राज्य सरकार ने स्टेट हेल्थ रजिस्टर बनाने की योजना तैयार की है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल या फिर कर्नाटक। कोरोना वायरस महामारी से जूझते हुए कर्नाटक सरकार एक मानकीकृत स्वास्थ्य डेटाबेस यानी एक स्टेट हेल्थ रजिस्टर बनाने पर विचार कर रही है। इसके लिए जल्द ही चिक्काबल्लापुरा और मंगलौर जिलों में एक पायलट परियोजना शुरू की जाएगी। इससे प्राप्त परिणामों के आधार पर इस अवधारणा को पूरे राज्य में चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य भविष्य में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए राज्य की आबादी की स्वास्थ्य संबंधी जानकारी जुटाना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी यानी कर्नाटक। दूसरा सवाल, हाल ही में किसने डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म्स के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई आधारित चैटबॉट पीएआई लॉन्च किया है? ऑप्शन है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, फेसबुक, गूगल या आईआईटी दिल्ली। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने अपने डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म जैसे फास्टैग, रुपे और यूपीआई के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित चैटबॉट पीएआई लॉन्च किया है। पीएआई चैटबॉट उपयोगकर्ताओं के लिए एनपीसीआई, रुपे और यूपीआई चलेगा की वेबसाइट पर टेक्स्ट या वॉइस के जरिए अंग्रेजी और हिंदी में एनपीसीआई उत्पादों की सटीक जानकारी प्रसारित करने में मदद करेगा। पीएआई वैश्विक रुपे कार्ड धारकों के प्रश्नों को भी डील करेगा। दरअसल पीएआई का विकास बंगलुरु स्थित स्टार्टअप कोरोवर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तीसरा सवाल, भारत सरकार ने महाराष्ट्र में राज्य राजमार्ग एवं सड़कों के सुधार के लिए निम्न में से किसके साथ $177 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन है विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या अफ्रीकी विकास बैंक। एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी ने महाराष्ट्र में 450 किलोमीटर के राज्य राजमार्गों और प्रमुख जिला सड़कों को अपग्रेड करने के लिए $177 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस ऋण सहायता से महाराष्ट्र राज्य सड़क सुधार परियोजना के तहत 2 प्रमुख जिला सड़कों और 11 राज्य राजमार्गों को 7 जिलों में 2 लेन के मानक में अपग्रेड किया जाएगा, जिनकी लंबाई 450 किलोमीटर है। इन परियोजनाओं से राष्ट्रीय राजमार्ग, अंतर्राज्यीय सड़क, बंदरगाह, हवाई अड्डे, रेल हब, जिला मुख्यालय, औद्योगिक क्षेत्रों, उद्यम समूहों और कृषि क्षेत्रों के बीच कनेक्टिविटी में सुधार होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी एशियाई विकास बैंक। चौथा सवाल, इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर्स कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 27 मई, 29 मई, 12 जून या फिर 15 जून। इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर्स 29 मई को मनाया जाता है। 2020 के लिए इस दिवस की थीम वीमेन इन पीस कीपिंग अ की टू पीस रखी गई है। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत काम कर रहे शांति सैनिकों और असैनिक कर्मियों के अमूल्य योगदान के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करने का मौका देता है। गौरतलब है कि भारतीय सेना अधिकारी और दक्षिण सूडान में यूएन की वीमेन पीस कीपर रहीं मेजर सुमन गवानी को प्रतिष्ठित यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 के लिए चुना गया है। वे इस पुरस्कार को ब्राजीलियाई महिला कमांडर कार्ला मोंटेiro डी कास्त्रो अरूजो के साथ साझा करेंगी। यह पहली बार है जब किसी भारतीय शांति सैनिक को यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट पुरस्कार दिया जा रहा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी 29 मई को। पांचवा सवाल, किस राज्य सरकार ने राज्य में 800 किलोमीटर सड़कों को हर्बल सड़क के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश या फिर हरियाणा। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में 800 किलोमीटर सड़कों को
हर्बल सड़कों के रूप में विकसित करेगी। इन हर्बल सड़कों को बनाने के लिए सड़कों के दोनों तरफ औषधीय और हर्बल पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। राज्य के उप मुख्यमंत्री के अनुसार इन हर्बल सड़कों में पीपल, नीम, सहजन के साथ साथ ब्राह्मी, अश्वगंधा और जेट्रोफा जैसी अन्य जड़ी बूटियों की किस्में शामिल होंगी। ये पौधे दवाओं के लिए कच्चा माल प्रदान करने के साथ भूमि के कटाव को रोकने में भी मदद करेंगे। ये 800 किलोमीटर की सड़कें राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों के अंतर्गत शामिल होंगी और प्रस्तावित हर्बल गार्डन हवा में पैदा होने वाले जीवाणुओं और अन्य बीमारियों को दूर रखेगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी उत्तर प्रदेश। छठा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? देखते हैं देश और संविधान से ली गई विशेषताएं। कनाडा, कानून के शासन का विचार। अमेरिका, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति। फ्रांस, मौलिक अधिकारों की सूची। ब्रिटेन, अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत। भारतीय संविधान में विभिन्न देशों के संविधान से लिए गए प्रावधान निम्नलिखित हैं। ब्रिटिश संविधान, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला। सरकार का संसदीय स्वरूप। कानून के शासन का विचार। विधायिका में अध्यक्ष का पद और उसकी भूमिका। कानून निर्माण की विधि। अब अमेरिकी संविधान देखते हैं। मौलिक अधिकारों की सूची। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। कनाडा का संविधान, एक अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप। सशक्त केंद्रीय सरकार वाली संघात्मक व्यवस्था। अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत। आयरलैंड का संविधान, इससे राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। और फ्रांस का संविधान, इससे स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत लिया गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी अमेरिका और न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति। सातवां प्रश्न, उद्देश्य प्रस्ताव के प्रमुख बिंदुओं में निम्नलिखित में से क्या शामिल था? विश्व शांति और मानव कल्याण के विकास के लिए देश स्वेच्छापूर्वक और पूर्ण योगदान करेगा। गणराज्य की क्षेत्रीय अखंडता तथा थल, जल और आकाश में इसके संप्रभु अधिकारों की रक्षा सभ्य राष्ट्रों के कानून और न्याय के अनुसार की जाएगी। और तीसरा कथन है, भारत एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य है। कूट देखते हैं। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, उपरोक्त सभी या उपरोक्त में से कोई नहीं। राष्ट्रीय आंदोलन से जिन सिद्धांतों को संविधान सभा में लाया गया, उसका सर्वोत्तम सारांश जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1946 में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में मिलता है। इस प्रस्ताव में संविधान सभा के उद्देश्य को परिभाषित किया गया। इसमें संविधान की सभी आकांक्षाओं और मूल्यों को समाहित किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। भारत एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य है। भारत ब्रिटेन के अधिकार में आने वाले भारतीय क्षेत्रों, देशी रियासतों और देशी रियासतों के बाहर के ऐसे क्षेत्र जो हमारे संघ का अंग बनना चाहते हैं का एक संघ होगा। विश्व शांति और मानव कल्याण के विकास के लिए देश स्वेच्छापूर्वक और पूर्ण योगदान करेगा। गणराज्य की क्षेत्रीय अखंडता तथा थल, जल और आकाश में इसके संप्रभु अधिकारों की रक्षा सभी राष्ट्रों के कानून और न्याय के अनुसार की जाएगी। अल्पसंख्यकों, पिछड़े व जनजाति क्षेत्र, दलित व अन्य पिछड़े वर्गों को समुचित सुरक्षा दी जाएगी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी उपरोक्त सभी। आठवां प्रश्न, मौलिक अधिकारों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? कथन है, मौलिक अधिकार अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, इसीलिए इन्हें सूचीबद्ध किया गया है। इनकी सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान बनाए गए हैं। संविधान सरकार को इनके उल्लंघन की छूट देता है। कूट देखते हैं। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, उपरोक्त सभी या उपरोक्त में से कोई नहीं। कुछ अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए संविधान में उन्हें सूचीबद्ध किया गया है। अधिकारों की इसी सूची को मौलिक अधिकार की संज्ञा दी गई है। मौलिक अधिकार अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और इसीलिए उन्हें संविधान में सूचीबद्ध किया गया है। उनकी सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान बनाए गए हैं। ये इतने महत्वपूर्ण हैं कि संविधान स्वयं यह सुनिश्चित करता है कि सरकार भी उनका उल्लंघन न कर सके। मौलिक अधिकारों की गारंटी और उनकी सुरक्षा स्वयं संविधान करता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी केवल 1 और 2। नौवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट से संबंधित है या हैं? इस रिट के द्वारा न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है। यदि गिरफ्तारी का तरीका या कारण गैर कानूनी या असंतोषजनक हो तो न्यायालय गिरफ्तार व्यक्ति को छोड़ने का आदेश दे सकता है। कूट देखते हैं। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है।
यदि गिरफ्तारी का तरीका या कारण गैर कानूनी या असंतोषजनक हो तो न्यायालय गिरफ्तार व्यक्ति को छोड़ने का आदेश दे सकती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है। डॉक्टर अंबेडकर ने इस अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है। इसके अंतर्गत हर नागरिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन किए जाने पर सीधा उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी 1 और 2 दोनों। 10वां प्रश्न, जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो ऊपर की अदालतें यानी उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय उसे ऐसा करने से रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट जारी करती हैं? ऑप्शन है अधिकार परीक्षा, निषेध आदेश, उत्प्रेषण रिट या परमादेश। जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो ऊपरी अदालतें उसे ऐसा करने से रोकने के लिए निषेध आदेश जारी करती हैं। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सरकार को आदेश और निर्देश दे सकते हैं। न्यायालय कई प्रकार के विशेष आदेश जारी करते हैं, जिनमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध आदेश, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण रिट शामिल हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी निषेध आदेश। तो आइए आज का अभ्यास प्रश्न देखते हैं। हाल ही में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यानी सीपेट का नाम परिवर्तित किया गया है। यह किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? ऑप्शन है रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। तो कमेंट सेक्शन में इस अभ्यास प्रश्न का सही जवाब देना ना भूलें। अगले सेशन में कुछ नए प्रश्नों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।